प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के अंदर गणित में पहला पाठ हमारा परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर प्रवेश करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला उदाहरण है वो है x + 2 = 13, अर्थात x के स्थान पे क्या रखने पे 13 आएगा। जब हम x के स्थान पे हम यहाँ पर 11 लिखते हैं तो 13 आता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए x धन 5 = 5, तो x के स्थान पे क्या रखने पे 5 आएगा। जब हम x = 0 लिखते हैं तो हमारा उत्तर 5 मिलता है। तीसरे उदाहरण में देखिए x के स्थान पे हम जैसे x धन 18 है तो क्या रखने पे 5 आएगा। तो x के स्थान पे यदि हम -13 लिखते हैं तो हमारा उत्तर यहाँ पर 5 आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहली संख्या 11 यह प्राकृतिक संख्या है, 0 यह पूर्ण संख्या है और ऋण 13 यह पूर्णांक संख्या है। पहली जो है वो प्राकृतिक संख्या है, दूसरी है वह पूर्ण संख्या है और जो तीसरी संख्या है वो पूर्णांक संख्या है। अर्थात अलग अलग संख्याओं को रखकर हमने यहाँ पर मूल्य प्राप्त किया। अब अगला देखते हैं। इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर है 2x + 3 2x = 3। अब x के स्थान पे क्या रखने पर हमारा 3 आएगा। यदि हम x के स्थान पे 3/2 लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा 3 आएगा। इसी तरह से 5x धन 7 के अंदर शून्य लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 5 × ऋण 7 और बटे में 5, जिससे कि 5 5 कैंसिल होगा और हमारा आंसर मिलेगा ऋण 7। और ऋण 7 और धन 7 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। अर्थात कि ये संख्याएं जो हैं ये पूर्णांक संख्या है और इससे पहले की संख्या जो हमने देखी, ठीक है ना, ये है परिमेय संख्याएं। यहाँ पर हमें ऋण 7/5 और 3/2 ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में आते हैं कि किसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो अब इसका उदाहरण देखिए, गुणधर्म। सबसे पहले आता है समवृद्धता के लिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें पहला आता है समवृद्धता का नियम। देखिए योग के लिए समवृद्ध है कि नहीं। देखिए 0 में 5 जोड़ें तो 5 उत्तर आएगा। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। इसी तरह से 4 में 7 जोड़ें तो 11 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जोड़ के लिए समवृद्ध हैं। अब घटाव के लिए देखते हैं। तो घटाव में क्या हो रहा है कि 5 ऋण 7 = -2। -2 यह जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए घटाव जो है व्यकलन वह जो है समवृद्ध नहीं है, पूर्ण संख्या के लिए समवृद्ध नहीं है। गुणा के लिए देखते हैं। 0 × 3 = 0, 3 × 7 = 21। तो यहाँ पर 0 और 21 दोनों ही पूर्ण संख्याएँ हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो गुणा के लिए समवृद्ध हैं। परंतु भाग के लिए देखते हैं कि 5/8 = 5/8 हो गया। तो 5/8 यह पूर्णांक है, इसलिए जो भाग है भाग के लिए पूर्ण संख्याएं समवृद्ध नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब दूसरा स्टेप आता है पूर्णांक के लिए। देखिए पूर्णांक संख्या में देखते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, शून्य भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पहला उदाहरण देखते हैं कि ऋण 6 धन 5 अगर करते हैं तो ऋण 1 उत्तर आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए समवृद्ध हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं घटाव के लिए। देखिए घटाव में भी क्या हो रहा है कि 7 ऋण 5 = 2, 5 ऋण 7 = -2, ऋण 6 - ऋण 8 = ऋण 14 और ऋण 6 - -8 = 2। इस तरह से हम देखते हैं कि नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या सभी संख्याएं घटाव में आ रही हैं और पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य संख्याएं आती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि घटाव के लिए पूर्णांक संख्याएं समवृद्ध हैं। अब गुणा के लिए देखते हैं कि 5 का गुणा 8 में करो तो 40 आएगा। ऋण 5 × 8 = ऋण 40 आएगा। ऋण 5 × ऋण 8 करेंगे तो 40 आएगा। तो गुणा के लिए भी पूर्णांक संख्याएं समवृद्ध हैं, ऐसा कहा जाएगा। अगला भाग के लिए 5/8 = 5/8। 5/8 यह अपूर्णांक है, इसलिए भाग के लिए पूर्णांक संख्याएं समवृद्ध नहीं हैं। ठीक है, घटाव के लिए नहीं है, भाग के लिए नहीं है। हाँ, घटाव के लिए हैं, घटाव के लिए हैं, गुणा के लिए हैं, जोड़ के लिए हैं, पर भाग के लिए नहीं है। इसलिए ये जो है पूर्णांक संख्याओं का समवृद्धता का नियम हुआ। अगला देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए।
देखिए परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें और q का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं यहाँ पर दी गई हैं कि ऋण 2/3, 6/7, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो 3/8 और ऋण 5/7 को जोड़ेंगे तो हमारा परिणाम आएगा यहाँ पर ऋण 19/56। इसी तरह से ऋण 3/8 और ऋण 4/5 को जोड़ेंगे तो आगे हमारा परिणाम मिलेगा ऋण 15 और ऋण 32 बराबर ऋण 47/40। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं जोड़ के लिए समृद्ध हैं, ऐसा कहा जाएगा। अगला हम देखते हैं कि गुणा के लिए। ये गुणा में क्या हो रहा है, ये दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या मिले तो वह जो है समृद्ध है, ऐसा कहा जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऋण 5/7 और ऋण 2/3 का घटाव करने पर हमें ऋण 29/21 मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a - b भी एक परिमेय संख्या मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाव के लिए समृद्ध हैं, घटाव के लिए समृद्ध हैं। और अब देखते हैं गुणा के लिए। तो गुणा के लिए क्या हो रहा है, तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं जब ली जाती हैं यहाँ पर तो उनका गुणा करने पर भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्याएं गुणा के लिए भी समृद्ध हैं। अब परिमेय संख्याओं के लिए भाग का नियम देखते हैं। देखिए भाग करने पर हमें दो परिमेय संख्याओं का भाग करने पर हमें परिमेय संख्या ही मिलती है, परंतु यदि a का भाग यदि 0 से दिया जाए अर्थात 0 यदि बटे में हो तो भाग नहीं जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तक q बराबर 0 है तब तक वो समृद्ध नहीं है, परंतु यदि q बराबर नहीं है 0 तब परिमेय संख्याएं भाग के लिए समृद्ध होंगी। इसलिए अगला आप देखते हैं क्रम का नियम। देखिए क्रम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स में कि परिमेय संख्याएं जोड़ के लिए समृद्ध हैं, घटाव के लिए समृद्ध हैं, गुणा के लिए समृद्ध हैं, लेकिन भाग के लिए समृद्ध हैं भी और नहीं भी हैं। पूर्णांक संख्याएं जोड़ के लिए तो हैं, घटाव के लिए हैं, गुणा के लिए हैं, लेकिन भाग के लिए नहीं है। पूर्ण संख्याएं जोड़ के लिए हैं, घटाव के लिए नहीं हैं, गुणा के लिए हैं, भाग के लिए नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं योग के लिए हैं, घटाव के लिए नहीं हैं, गुणा के लिए हैं, लेकिन भाग के लिए नहीं है। इस तरह से हमने ये बैलेंस देखा। अगला देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्रम का नियम देखते हैं।